नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति के आंकड़ों को बढ़ा दिया, मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में इजाफे की संभावना है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों में 1% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस तरह मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 5.7% से बढ़कर 6.7% हो गए। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गई है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा असर कर्ज पर और कर्ज की ईएमआई पर पड़ने वाला है। दरअसल इसके कारण न सिर्फ नए लोन महंगे हो जाएंगे, बल्कि कई पुराने कर्ज, खासकर होम लोन और पर्सनल लोन की किश्तें भी बढ़ जाएंगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गया है। रिजर्व बैंक ने बेकाबू महंगाई के चलते पिछले महीने मई में भी बैठक की थी। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। इस तरह देखें तो करीब एक महीने में रेपो रेट 0.90% बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने करीब 2 साल बाद रेपो रेट में पहली बार बदलाव किया था और करीब 4 साल बाद पहली बार इसे बढ़ाया था। कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने सस्ते कर्ज के दौर से इकोनॉमी को बाहर निकालने का फैसला लिया है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगी दर पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे। ऐसा होते ही ग्राहकों के लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक एफडी कराते हैं, क्योंकि इससे एफडी की दरें भी बढ़ जाएंगी। The MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90%. with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ने का हमेशा जोखिम बना रहता है। हाल ही में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ावा हुआ है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मुद्रास्फीति को लेकर लगातार दबाव बना हुआ है। मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से होता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि ग्राहक को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। मुद्रास्फीति अनुमान में बढ़ोतरी की वजह घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति है, जो कि पिछले लगातार 4 माह से बढ़ रही है। घरेलू मुद्रास्फीति आरबीआई के 6% के कंफर्ट लेवल से लगातार ऊपर बनी हुई है। Reserve Bank of India has taken the steps which are needed for the economy, and as we have noted in the past since morning, and there are domestic challenges and more are larger ones are there in the global scenario. So these actions are a combination of that. So whatever it takes for monetary authorities as well as fiscal authorities, those actions are being taken. जो गर्मी का कहर पड़ रहा है उससे ज्यादा जो सता रही है वो महंगाई का ये कहर सता रहा है। भाजपा, मुझे लगता है कि जनता का जो जेब भरने का वादा किया था, ये जेब भरने वाली सरकार नहीं बल्कि ये जेब कतरा सरकार है। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, जब बताना चाहिए कि महंगाई कैसे कम होगी, कब कम होगी, जो जनता की जेबों से ये महंगाई से पैसा लूटा जा रहा है, कहां ये दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, वो भी ये दिखाएं। इस बीच विश्व बैंक ने अपने ताजा अनुमान में साल 2022-2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। विश्व बैंक के मुताबिक इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर 7.5% तक रह सकती है। वहीं इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि की दर को 8.7% तक होने का अनुमान लगाया था। वैसे विश्व बैंक के मुताबिक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है।
7 जून को जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक विकास में कमी की भविष्यवाणी की है। आने वाले वर्षों के लिए भी विश्व बैंक का अनुमान है कि साल 2023-2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.1% और 2024-25 में 6.5% रह सकती है। यानी आने वाले वर्षों में देश की विकास दर कम होती जाएगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष के लिए विश्व बैंक का अनुमान रिजर्व के अनुमानों के आसपास ही है। विश्व बैंक के 7.5% की आर्थिक विकास दर के अनुमान की तुलना में आरबीआई ने इससे भी कम 7.2% जीडीपी का अनुमान लगाया है। इससे पहले मूडीज ने 2022-2023 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को भी घटा दिया था। रेटिंग एजेंसी ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण 2022-2023 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.1% से घटाकर 8.8% होने का अनुमान लगाया। वहीं इस रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले साल जीडीपी 5.4% तक गिर सकती है। मूडीज के मुताबिक कच्चे तेल, खाद्य और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के कारण भारतीयों की वित्तीय स्थिति उनकी खर्च करने की क्षमता से प्रभावित होगी। मॉर्गन स्टैनली, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज ने अगले 2 वर्षों के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान में कटौती की है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से किस तरह से आम लोगों पर असर पड़ेगा, क्या कुछ असर पड़ सकता है और सीधे सीधे लोगों के ऊपर किस तरह का बोझ पड़ा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। भरत सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। भरत जी बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के। बहुत स्वागत है अमन जी आपका। और सर्वेश पाठक जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अमन जी आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरह से आरबीआई के जरिए रेपो रेट बढ़ाया गया है सर, इसका किस तरह का प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, लोगों पर पड़ेगा, ये विस्तार से हमें बताएं। देखिए जी, पहली बात ये कोई ऐसा नहीं था कि नहीं उम्मीद किया जा रहा था। मार्केट को पहले ही जब पिछली बार 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था तो उम्मीद की जा रही थी कि 40 या 50 बेसिस पॉइंट दोबारा जो नेक्स्ट नॉर्मल एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें बढ़ाया जा सकता है। इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे आपने अपने कार्यक्रम में भी बताया कि होम लोन के ऊपर है, जितने भी लोन लिए जाते हैं या जो व्यवसाय लोन लेती है उनके ऊपर होता है। पर जो लोगों ने होम लोन 2020 से पहले के लिए हुए हैं उनको इतना नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस आंकड़े का लिया हुआ है। अभी भी जो पिछले 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर कम किया गया था रेपो रेट, उससे मात्रा से कमी पे है हम। इसलिए जिन लोगों ने लोन 2020 से पहले लिया हुआ है उनके लिए उन्होंने अपना आय के हिसाब से उसको अकाउंट फॉर करके लोन लिया हुआ है। जिन्होंने लोगों ने 20 और 21 में जब ये रेपो रेट कम होने शुरू हुए हैं उसके बाद लिया है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात जरूर देखने मिलेगी। दूसरा जो इसका फायदा सरकार करती है, जब भी ऐसा इन्फ्लेशन बढ़ता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है, चाहे हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो, 2 तरीके के मेजर लिए जाते हैं। एक चीज कहते हैं मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर। मॉनेटरी मेजर होता है जो एक सेंट्रल बैंक जो जैसे आरबीआई है वो लेता है, जैसे ये भी आरबीआई कर रहा है रेट बढ़ा के। ऐसे ही फेडरल रिजर्व बैंक ने अमेरिका में भी काफी हद तक रेट बढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे 8-8.5% इन्फ्लेशन चल रहा है, जबकि नॉर्मल वहाँ पे 1-1.5% के आसपास चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे भी कितना ज्यादा इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने किया। तो हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है इस समय ऑयल पोस्ट इन्फ्लेशन है, तो जिसके लिए फिस्कल मेजर्स लेने सरकार को बहुत जरूरी है। पहला कि तेल के दाम कम किए जाएं। दूसरा, जो और फिस्कल मेजर्स किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ऑयल पूल अकाउंट में पैसा इकट्ठा है और चीजें इकट्ठा है, उसको यूटिलाइज करके महंगाई को कंट्रोल करना फिस्कल मेजर्स के थ्रू जरूरी है इस समय। जो सरकार अभी पहले आरबीआई के थ्रू करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में जैसे चलता है वो ऑयल पुश इन्फ्लेशन है। अमेरिका, यूरोप, बाकी जगह जो है उन्होंने जो मिठाई की तरह पैसा बांटा अमेरिका में, यूरोप के अंदर, लोगों के अंदर, कंपनीज के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। मतलब जो पैसा मार्केट में है वो बहुत ज्यादा है और माल कम है, इस वजह से वहां पे इन्फ्लेशन आया हुआ है। यहाँ पे वो इसलिए नहीं है, तो वहां पे मॉनेटरी मेजर कंट्रोल करके किया जा सकता है। पर हिंदुस्तान जैसे देश में
आज की स्थिति में वो नहीं किया जा सकता है। इससे फर्क पड़ेगा, पर ज्यादा फर्क उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन इससे फर्क कहाँ पड़ेगा उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं महेश वर्मा जी, क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से होम लोन और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसकी वजह से बैंक बढ़ी हुई रेपो रेट का बोझ सीधा ग्राहकों पर डालेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है, आप लोग तो आम आदमी को राहत देने की बात करते हैं सर, ये तो और बोझ पड़ गया। नहीं, ये वैसी बात नहीं है नेहा जी। जैसी बात हम लोग सोच के या आशंकित हो रहे हैं, हाँ, या जैसे डर रहे हैं, या जैसे कोरोना काल में जैसे अभी अमन जी ने जो सच्चाई सामने रखी, हाँ, कि दुनिया जो है बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन हमने काफी काबिले तारीफ है भारत की, देश के प्रधानमंत्री और 135 करोड़ लोगों की एक जो जन भावना है, जो ऐसे में इकट्ठे होके जिस तरह से हमने इस संक्रमण काल का मुकाबला किया, वैसा कहीं और मिसाल आपको देश दुनिया में नहीं मिलेगा। अब रही बात की, आप रेपो रेट की बात आप कर रहे हो, बैंकों ने इसी लॉकडाउन में कोरोना काल में जो मोनिटोरियम दिया, जो लोगों को छूट दिया, इंस्टॉलमेंट में जो रिलैक्सेशन दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज लेकर आए, तो तमाम तरह के बोझ, वित्तीय बोझ जो बढ़े इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, तो कहीं न कहीं राष्ट्र हित में या अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था कि इस तरह के थोड़ा सा खुलापन लाया जाए। और मार्केट अब जब खुला है, परचेजिंग पावर जब बढ़ी हुई है, तो निश्चित रूप से उसको कहीं न कहीं हमें ध्यान में रख के रेपो रेट को रिवाइज करना हमारी मजबूरी भी थी। और देश तो इसको 10 से ज्यादा बार कर चुके हैं। तो उस सूरत में मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो एक अर्थव्यवस्था का जो एक खुलापन की जो नीति है, उसको कहीं न कहीं आरबीआई सपोर्ट कर रहा है, और हमें इस चीज को समझना भी चाहिए, और हमें इसमें किसी भी तरह का आशंका और किसी तरह का इस चीज को लेकर एक दुष्प्रचार का जो एक तरीका अख्तियार किया जाता है हमारे पॉलिटिकल या विपक्षी मित्रों के द्वारा, उससे बचना चाहिए। ये देश हित में नहीं, ये देश के साख पे बट्टा लगाने की बात है। भरत जी, अभी आपने सुना महेश जी को कह रहे हैं हमें समझना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी समझ रही है क्या? ये कह रहे राष्ट्र हित में ये फैसला लिया गया है, हमारी मजबूरी हो गई थी, और साथ ही साथ बैंक आरबीआई की भी मजबूरी हो गई थी कि रिवाइज किया जाए रेपो रेट को, और इसी वजह से रिवाइज किया गया है। क्या कांग्रेस पार्टी समझ पा रही है क्या? नहीं, हम नेहा जी बहुत बढ़िया समझाया, महेश जी ने इतना अच्छा समझा दिया है कि अब बाकी क्या कहा जाए। ये इनको शायद याद होना चाहिए कि 2014 के पहले 70 रुपया 65 रुपया 70 रुपया पेट्रोल था, 450 रुपया गैस का भाव था। उस समय तो स्थिति ये थी कि भाजपा के सारे नेता संसद का घेराव करके नंगा नाच रहे थे। उस समय याद इनको सब नहीं आया था। ये कैलकुलेशन जितना इन्होंने बताया, बैंक का बता दिया, देश का बता दिया, देश की जनता की सहन शक्ति भी बता दिया कि देखिए देश की जनता पे हम 120 का पेट्रोल भी देंगे, 100 रुपए का डीजल भी देंगे, 200 रुपए का खाने का तेल भी देंगे, उसके बाद भी देश की जनता सहन कर रही है। तो ये हमारे मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए। इसमें मोदी जी का कोई क्रिटिसाइज मत करिए। आपको वो जो दे रहे हैं ना भाजपा वाले या मोदी जी, उसको आपको सहन शक्ति से सहना पड़ेगा, और अन्यथा आपको भूखा मरना पड़ेगा। देखिए वो कहावत है ना कि राजा एक राजा था, वो पूछा अपने जो है मंत्री से कि भाई हमारे राज्य में क्या चल रहा है, तो बोलता है कि दूध भात हम लोग सब खा के मस्त में है साहब। तो राजा जी बोले कि रोज दूध ही भात खा रहे। तो एक दिन चला गया और घूम के देखा पूरे राज्य को नेहा जी, तो पता चला कि सब जो है भूखे त्राही कर रहे थे। फिर आके दूसरे दिन जब उसने पूछा अपने मंत्री से कि भाई क्या चल रहा है, तो बोला दूध भात खा के सब सो रहे हैं। क्योंकि मंत्री जी के घर पे जब गया तो मंत्री जी दूध ही भात खा रहे थे। क्यों सुनाई जा रही है और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? इसलिए सुना रहा हूँ कि भाजपा के जितने एलिमेंट भी प्रवक्ता बैठते हैं ना, वो यही कहानी सुनाते हैं कि मोदी जी है तो देश बच गया, मोदी जी है तो सब कुछ सही चल रहा है, मोदी जी है तो सभी ठीक है। मैंने एक ही चीज कहा। फिर उसके बाद जब मोदी जी का जब आंख खुला, मतलब उससे पूछा गया कि क्या चल रहा है, तो जब उसने कोड़े मारे अपने जो उस मंत्री को, तो मंत्री ने बोला कि मुझे साहब ऐसा लगा कि मैं दूध भात खा रहा हूँ तो सारा देश दूध भात खा रहा होगा। महेश जी ऐसी बात नहीं है।
पूरा देश इस समय त्राही त्राही कर रहा है, और जो ये बैंकों का रेपो रेट बढ़ रहा है ना, ये सीधा सीधा आम जनता पे पड़ेगा। हाँ, अदानी अंबानी को ये लोग आपको छोड़ दिया है, आपने बोला है कि जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना खसोट सकते हो खसोट लो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले कह दिया। ठीक है, महेश जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद सर्वेश्वर जी का रुख करती हूँ। ठीक है भरत जी, ठीक है। बड़े बड़े कारोबारियों को तो फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आम लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए ये तमाम तरकीबें अपनाई जा रही है। कितना सच्चाई है इस बात में महेश जी? लगातार आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। नहीं, सच तो ये कभी इन्होंने ना बोला है इस देश से, न ये सच बोल सकते हैं। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन को लेकर ही इनका आप भी तो वादा करके आए थे सर, महंगाई से राहत देंगे। आप भी तो वादा करके आए थे, जो आज स्थिति है उससे बेहतर स्थिति में आपको लेके आएंगे। लेकिन सर, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुंच गए, डीजल के रेट कहाँ पहुंच गए, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे, एलपीजी सिलेंडर के रेट कहाँ पहुंच गए, सीएनजी के रेट कहाँ पहुंच गए। अब रेपो रेट में को फिर से रिवाइज कर दिया गया। सर, महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के आपने वायदे किए थे, लेकिन क्या वो वायदे पूरे हो रहे हैं क्या? हमने कोई वायदे नहीं पूरे किए। इस चीज को हम इनके आरोप को मान भी ले तो हमने एक इस देश के प्रति जो है एक काम हमने अच्छा काम किया कि जब कोरोना काल आया था तो एक लैब था इस देश में और 135 करोड़ लोगों की जान बचाने की चुनौती थी हमारे सामने। भूखे लोग ना मरे, ये हमारे सामने चुनौती थी। हमारे पास लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऐसी लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ऐसा कोई आदमी कह नहीं सकता कि हमारे पास प्लेग की तरह जो है वैक्सीन नहीं था। हमने अपने देश में लोगों को वैक्सीनेट किया, 82 करोड़ लोगों को भोजन दिया और लगातार दे रहे हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। और उसकी मतलब सराहना जो है हर सर, आपने क्या किया क्या नहीं किया, जनता ने वो देखा, जनता ने उसके बाद इनाम भी आपको दिया। अब उस चीज का बखान करने से क्या होगा? आप बात करिए ना महंगाई पर। हाँ, महंगाई पे ही आ रहा हूँ मैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि वो सीरत और सूरत जो 2014 में जो देश को मिला था, जो महान अर्थशास्त्री इस देश के थे, जो 14 लाख करोड़ से ऊपर बजट नहीं दे पाए, आज वही देश 40 लाख करोड़ का बजट दे रहा है। 26 लाख करोड़ रुपया अगर जो आया है बैंकों में या इंस्टीट्यूशन में कहीं, तो डिमोनेटाइजेशन से आया है। जरूरी नहीं है कि रेपो रेट बढ़े तो हर एक बैंक जो है रिजर्व बैंक से पैसा ही ले, उसके पास जो है एफडी के भी पैसे होंगे, वो उस एफडी से भी अपनी चीजों को कर सकता है। अगर सरकार के पास इतना फायदा आया तो फिर ये रेपो रेट में इजाफा करने का क्या रीजन था इसके पीछे? मैडम, महंगाई से लोगों को निजात दिलाना, इसका मकसद क्या होता है? मैं समझ लेती हूँ, एक सेकंड अमन जी का रुख करती हूँ। 14 से 34, अमन जी मेरे आंकड़े को झुठला दें तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा कि बैंक में डिपॉजिट बढ़ा है और 14% बढ़ा, आज वो 34% को पार कर रहा है। तो सवाल है कि रेपो रेट में अगर इतनी माइनर अगर कहीं बदलाव हुआ है, इनहेंसमेंट हुआ है, तो आज मान लीजिए किसी की 10,000 EMI है तो 10,000 10 रुपये हो गया। अब इससे कितनी महंगाई बढ़ेगी ये अमन जी बता दें। सर्वेश्वर जी, सवाल यही है कि जिस तरह का जिक्र लगातार किया जा रहा है, रेपो रेट में इजाफा किया गया है, किस तरह से इसे देखते हैं आप? देखिए, रेपो रेट में जो इजाफा हुआ है और इसका क्या असर होगा, इसे अमन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में आपके दर्शकों को बताया है। देखिए, रेपो रेट क्यों बढ़ाया जाता है? मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है जब बढ़ने लगती है और बेकाबू होती है तो सरकार इसमें रिजर्व बैंक के जरिए परिवर्तित करवाते हैं। तो उसका सीधा असर, ठीक है, जिन्होंने लोन लिया, गाड़ी लोन पे खरीदा या घर लोन पे खरीदा, उस पे असर पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा भी पहलू है। नेहा जी, आपने बैंक में एफडी करा रखा होगा, आपके पिताजी अगर सीनियर सिटीजन होंगे तो उन्होंने करा रखा होगा। अभी कुछ दिन पहले नॉर्मल लोगों को बैंक एफडी पे एसबीआई 4.96% तक देती रही थी इंटरेस्ट। अब ये रेपो रेट बढ़ने से उस बैंक एफडी पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और उसका सीधा असर देश की आम जनता को भी पड़ेगा।
एक और कहीं अगर ईएमआई बढ़ने से उनको दबाव आएगा, तो दूसरी ओर अगर उनके एफडी में पैसा है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो फायदा भी मिलेगा। इस बात की ओर बहुत कम लोग बोलते हैं, केवल ईएमआई बढ़ जाएगा, लोगों के महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। देखिए, एक सिक्के से बात नहीं चलती है। मतलब आई मीन की जो सरकार देश को चलाने के लिए समय समय पर नहीं, ये तो सकारात्मक पहलू हो गई। आपने कहा कि एक सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना चाहिए। अब नकारात्मक पहलू बताइए ना सर, उसका भी जिक्र करिए। उसका भी जिक्र तो इतने सारे तमाम लोगों ने कर दिया नेहा जी। हाँ। कि सरकार ने आम जनता के जेब पे बोझ डाल दिया। हाँ। अब देखिए, जो अगर आप 8 साल के मोदी गवर्नमेंट का आप आंकलन करें और 2014 में जनवरी का आप देख ले, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट उस समय क्या था, 8% था नेहा जी। आज 4.90% है। तो प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार को सत्ता पर काबिज किया, नहीं सत्ता पर काबिज किया। अब आप तुलना करवाएंगे क्या सर? अभी आप तुलना करवाएंगे क्या कि पिछली सरकार में क्या था, इस सरकार में क्या है? इस सरकार को किस उम्मीदों के साथ सत्ता पर काबिज करवाया है, उन उम्मीदों को भी देखना चाहिए। भरत जी कुछ कहना चाहिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अमन जी का रुख करती हूँ। जिन उम्मीदों के साथ सर्वेश्वर जी, एक सेकंड रुक जाइए, आदि अमन जी को बोलने दीजिए। हुआ है पिछले 5 सत्रों में आरबीआई ने इस रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया और परिवर्तित रहा। अमन जी, सर कोरोना काल से लोग उभर गए क्या? कैसी बात आप कर रहे हैं? कोरोना काल से लोग उभर गए हैं क्या? 20 में 21 में जो स्थिति थी, हाँ। अभी ये 2022 में आज हम कहाँ है, जून के महीने में है। हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुल रही है। लोग अपने जो भी रोजगार कर रहे थे धीरे धीरे वो करना शुरू कर दिए हैं नेहा जी। ऐसा नहीं है कि नहीं, लोगों ने शुरू कर दिया है तो फिर बढ़ा दिया जाएगा क्या? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। भरत जी कुछ कह रहे हैं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं फिर रुक करते हैं आपका। ठीक है भरत जी। एक आपके चैनल पे राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं और एक जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट बैठे हैं, पाठक जी। कितने देश में लोगों ने 130 करोड़ जनता में से कितने लोग जो है एफडी जो है फिक्स डिपॉजिट करके रखे हैं? अरे जिनके घर में खाने को नहीं है वो जाके फिक्स डिपॉजिट करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, आपको बड़े ध्यान से सुना मैं। अरे मैं बता रहा हूँ, आपकी अरे राजनीतिक विशेषज्ञ है तो आपको बता देता हूँ कि कितने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में अदानी और अंबानी का 100% बिजनेस बढ़ता है और उनका इनकम बढ़ता है। सुन लीजिए पहले सुनने का क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, पाठक जी सुनने की क्षमता रखिए, पहले इसके अलावा और कुछ क्षमता रखिए। एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए, इस तरह से नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन देश की जनता का उपहास मत करिए, देश की जनता को भूखे मत मारिए। देश की जनता को आप लोग भूखे मार रहे हैं, देश की जनता को रोड पे लेकर आ गए। आपको पता है इस देश के प्रधानमंत्री 2014 के पहले क्या कहते थे? देश का रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे देश के प्रधानमंत्री का स्तर गिर रहा है। आज वो स्तर कितना तक पहुंच गया पता है आपको? क्या है पता है? पूछेगा। ठीक है, नहीं ठीक है। अगर इन्होंने कहा कि एफडी करने पर फायदा होगा, लेकिन अमन जी जिस बात का जिक्र अभी महेश जी ने थोड़ी देर पहले किया था कि देखिए लोन की जो किस्त है पहले 10,000 जाती थी, अब 10,010 रुपए चली जाएगी, तो इससे कौन सा इतना फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, अगर लोन की किस्तों पर इतना असर नहीं पड़ेगा तो एफडी कराने वालों को कितना असर पड़ेगा सर? उसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि 10 रुपए की बात नहीं है। चाहे वो होम लोन हो, कोई 10,000 रुपए नहीं, ज्यादातर लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ भी लेते हैं, 10-10 लाख भी लेते हैं। हाँ। और उनकी जो किस्तें आती हैं उसके अंदर वृद्धि जो होती है, हर एक का दाम बड़ा बना हुआ है और जिस तरीके से नौकरियों के लॉसेज हुए हैं, इनकम इंक्रीज नहीं करी है, इन्फ्लेशन फैक्टर से इनकम इंक्रीज नहीं करी है पिछले 2-3 सालों में, जो नॉर्मली होता है। जब 7% इन्फ्लेशन है तो हम उम्मीद करते हैं कि 7% कम से कम इंक्रीज करे इनकम, वो नहीं हुई है पिछले 3 सालों में। तो इसलिए वो 10, 15, 20, 50 रुपए 100 रुपए भी भारी पड़ता है। जहाँ तक फिक्स डिपॉजिट की बात की, ठीक कह रहे हैं, पर ताकि यहाँ पे बैंकों की डायकोटमी है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो एकदम से बढ़ा देते हैं कर लेने वालों से, पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिक्स डिपॉजिट पे नहीं बढ़ते हैं।
अगर आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की फिक्स डिपॉजिट कर रखी है तो उससे वो फिक्स इंटरेस्ट रहता है। नए वाली जो एफडी कराएंगे तब बढ़ाएंगे, बीच में नहीं बढ़ाते हैं। जबकि कोई भी लोन लिया जाता है उसके अंदर वो इमीडिएटली बढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से आप बैंकों की देखिए, जब हम पैसा जमा कराते हैं बैंक से, वो भी एक तरीके का लोन है बैंक के ऊपर। वो उस लोन के ऊपर वो मंथली भी हमें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। जबकि जब वो ईएमआई लें या होम लोन इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी लोन के ऊपर, चाहे पर्सनल लोन लूं, तो वो मंथली लेते हैं। जबकि जो हमें इंटरेस्ट देते हैं, इवन सेविंग अकाउंट जो है वो एक तरीके का लोन है बैंक के प्रति, वो उसके ऊपर क्वार्टरली देते हैं। तो आप देखिए कितना डिफरेंस बैंकिंग प्रणाली में हिंदुस्तान में चल रहा है, जहाँ पे वो उपभोक्ता को नहीं देखता है, कस्टमर को नहीं देख रहा है, लोन देने वाला जो बैंक है उसको नहीं देख रहा है। वो बैंकिंग प्रणाली की बात है। जहां तक ये बात है कि मिसमैच, वो मिसमैच होता है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट भी जो बढ़ाए जाएंगे अभी इमीडिएटली नहीं बढ़ाए जाएंगे। ईएमआई वगैरह जो होम लोन है, जितने भी लोन हैं वो इमीडिएटली बढ़ जाएंगे। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे उनमें कम से कम 1-1.5 महीने का अंतर आ जाता है। जब वो जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट नई फिक्स डिपॉजिट पे बढ़ेंगे, पुरानी वाली पे नहीं बढ़ते हैं। ये समझना जरूरी है। दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी, गरीबी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनके पास इनकम वो है ही नहीं, तो वो कहाँ वो होम लोन लेंगे, कहाँ वो बड़े बड़े व्यवसाय के लिए लोन लेंगे, तो उनके ऊपर तो इसका रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो प्राइम पर्पस, जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी सेंट्रल बैंक का होता है, महंगाई क्यों बढ़ती है? या तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो जो उपभोक्ता लगा रहा है और बेच रहा है वो महंगा कर रहा है अपना सामान, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। दूसरा इसलिए बढ़ती है कि भैया मैं तो सामान तो 100 यूनिट है और खरीदने वाले 50,000 हैं, तो वो कहते हैं भैया तू 10 की नहीं 20 की दे दे, मुझे 20 की नहीं 30 की दे दे। इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई प्रॉब्लम, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू कंट्रोल की जाती है कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और सामान क्योंकि कम है तो इसलिए महंगाई बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है बहुत जोरों से। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है उसमें जोरों से? क्योंकि जो है तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ गए, प्रोडक्शन के दाम बढ़ गए, प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीज सरकार को समझनी जरूरी है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने रेट बढ़ने से किए थे तेल के दामों के ऊपर, जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम भी था तब भी बढ़े थे। और जब ये तेल खरीदा जाता है, मैं आपके कार्यक्रम में बहुत बार कह चुका हूँ कि तेल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज हम रोटी खानी है तो आटा खरीद के लाएंगे। जैसे गृहिणी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते का आटा खरीदती है, इसलिए तेल जो खरीदा जाता है वो 3 से 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में खरीदा जाता है। इसमें रेट फिक्स होता है जो करीबन $55 पर बैरल से $65 पर बैरल के बीच में खरीदा गया है। मतलब 90% तेल हमारा उस रेट पे खरीदा गया। 1 से 2% तेल हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं। तो उसके रेट को जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, मार्केट ड्रिवन मैकेनिज्म, जो बिल्कुल फ्लॉड है, उस तरीके से हम नियंत्रित कर रहे हैं। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसीलिए तेल कंपनियों में करीबन 1 लाख करोड़ का मुनाफा हमें देखने को मिला पिछले साल के अंदर। अगर उनको भार पड़ रहा होता, महंगा पड़ रहा होता, तो मुनाफा 1 लाख करोड़ का कहाँ से हो जाता? और उन्होंने पिछले कुछ सालों में करीबन 6 लाख करोड़ तक का किया है। उसके बाद फिर आपका रुख करते हैं महेश जी। देखिए, अमन जी की जो बात है वो अपने तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। सरकार जब देश को चला रही होती है तो उसको हर एक पहलू को देखना होता है। हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है उसे भी देखना होता है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है जिसमें हमें राज्य सरकार को जो पैसा देना है उसको भी देखना होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखना, हमारे ऊपर लोन है उसको भी देखना पड़ता है। हमें सब चीजों को देखना होता है। हमारी जो वित्तीय जोखिम है उसके तहत हम अपनी पॉलिसी में क्या बदलाव करें, हम कब क्या करें। तो अमन जी को एक उसका पहलू दिखाई दे रहा है कि भाई 1 लाख करोड़ का जो है मुनाफा कंपनियों ने कमाया, लेकिन जो लायबिलिटी थी ऑयल बॉन्ड की, वो उस बात को जरूर सामने रख के बात करना चाहिए। जो एक ऑयल बॉन्ड कांड हुआ, घोटाला हुआ इस देश में, जो कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी ने, अर्थशास्त्री इतने अच्छे थे कि वो ऑयल बॉन्ड लाके और जितने पेट्रोलियम और डीजल के जो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसी का नतीजा था ऑयल कांड। तो इस तरह की चीजों को सामने रख के अगर हम बात करेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा कि 2014 में जब सरकार आई तो ये जो है एक तरह से पूरी तरह से बदहाल
अर्थव्यवस्था थी, जिसको हमने संभालते संभालते जब हम 2019 में पहुंचे तो हमारे सामने जो है कोरोना जैसे महाकाल खड़ा था। ठीक है सर, तब तो कोरोना बहुत से अभी बेकार हम अर्थव्यवस्था निपटे थी नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन अमन जी बताएंगे कि तब कितना कर्ज ले रखा था सरकार ने और आज सरकार ने कितना कर्ज बैंकों से ले रखा है। पहले जब सरकार 2014 में आई तो बहुत खराब कंडीशन में अर्थव्यवस्था थी, उसके बाद हमने उससे भी खराब अर्थव्यवस्था देखी। अमन जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है सर, अगर अर्थव्यवस्था पहले बहुत खराब थी, आज बहुत खराब है, कंपैरिजन अगर हम करें, पहले कितना लोन सरकार ने लिया था, आज कितने लोन में दबी हुई है सरकार सर, कितना घाटा चल रहा है सरकार को? देखिए, जहाँ तक लोन की बात है या घाटे की बात है, लोन जो है सरकार ने आज की स्थिति में ज्यादा ले रखा है, पर उसकी जो सर्विसिंग कैपेसिटी होती है, मतलब उस लोन को हम कितना सर्विस कर सकते हैं, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो आज की रेट में हमारी बेटर है। ग्रोथ रेट भी हिंदुस्तान का विश्व में सबसे ज्यादा है और जो सर्विसिंग कैपेसिटी है वो भी बेटर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारे काफी अच्छी स्थिति में है। तो इसलिए लोन लेके कि कितना ज्यादा ले रखा है, कम ले रखा है, वो चीज नहीं होती है। लोन को हम रीपे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो चीज होती है। दूसरी चीज ये है जो मैं पहले भी कह रहा था, देखिए अब तेल है, अरुण जेटली जी ने जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने जब जीएसटी लागू किया तो उन्होंने कहा कि हम तेल को और शराब को लेके आएंगे। तो अब कितने साल और चाहिए सरकार को कि उस तेल को और शराब को जीएसटी में लेके आए? जब आपने पहले कहा, और इस समय आपकी मेजोरिटी है ज्यादातर स्टेट्स में, आपको बहुमत मिला हुआ है बड़ी सारी स्टेट के अंदर, और इस वोट के द्वारा जीएसटी काउंसिल वर्क करती है, उस वोट के स्थिति के द्वारा भी आप लागू कर सकते हैं। अगर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, अगर वो इस चीज को लागू करने नहीं चाहती और उससे पैसा जो आ रहा है उससे अपना पेट भरना चाहती है, तो वो तो बात नहीं बनेगी। आप उसको लागू करके, दाम कम करके, इन्फ्लेशन एकदम से, तो सर एक राय बनती नहीं है, कभी एक राय नहीं बन पाती उस पे कभी एक राय नहीं बन पाती है। भरत जी, देखिए जी, जहाँ इतने कड़े कदम उठाए हैं सरकार ने, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे बहुत सारे कदम, यहाँ पे वोट के द्वारा, जीएसटी काउंसिल का रूल बड़ा क्लियर है, वोट के द्वारा होता है। और जब ज्यादातर स्टेट्स में इनका अपना रूल है, तो अगर बाकी स्टेट्स नहीं भी मानती हैं तब भी वोट के द्वारा इनका वेट होता है। मैं अनपार्लियामेंट्री तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कह रहा हूँ, जब उनका होता है। और इनके अपने वित्त मंत्री ने, जिस मंत्री ने कहा था जीएसटी लाने के लिए, वो भी चाहता है कि लाए, इनके बाकी मंत्री भी कहते हैं कि हम लाना चाहते हैं, तो फिर लाने में देरी क्यों है? वो रिलीफ लोगों को देने में क्यों कम है? जहाँ पे हम 60 से 65% तेल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और अगर हम हाईएस्ट स्लैब भी लेके चले तो 28%, उसे सरचार्ज भी लगाने तो 35-40% हो जाएगा, तब भी रिलीफ मिलेगा। और ये जो महामारी हमारी पहुंची है, वो तमाम जो कड़े कदम उठाए गए हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन जब जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने की बात की जाती है और महंगाई से राहत लोगों को देने की बात की जाती है, ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, इसमें पीछे एक कदम क्यों खींच लेती है सरकार? नहीं, अमन जी जो बात कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और एक सुधारात्मक कदम हो सकता है और अच्छा पहल है वो। अगर जीएसटी जो है, हम भी यही, केंद्र सरकार जो पीछे वित्त मंत्री ने लखनऊ में यही बात कही कि आप इस चीज को तय कर लीजिए, ले आइए। केंद्र सरकार ऐसे प्रपोजल नहीं ला सकती है, इस तरह का प्रस्ताव नहीं ला सकती है। राज्य में कोई काउंसिल का मेंबर के नाते जो है कोई राज्य ही उसको प्रस्तावित कर सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब इस बात पर चर्चा हुई तो तमाम मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उसमें बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी शासित राज्यों की बात नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। सवाल यह है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौती है, हाँ, हर एक, आप देखिए ना, आप मुझे एक्साइज का जो हिस्सा मिलता है केंद्र सरकार का, उसका 40% राज्य सरकार को चला जाता है। आज वो भी, उसमें से हमने 10 रुपए कम कर दिया। उसके बावजूद भी कोई राज्य सरकार पेट्रोलियम पे 1 रुपए भी कम करने के लिए तैयार है क्या? तो महंगाई की सारा ठीकरा जो है केंद्र सरकार के ऊपर ही फोड़ी जाएगी क्या? उसका एक स्टेक होल्डर राज्य सरकार भी है, या वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की हो। फेडरल सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं हमें अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है, जो अभी जिस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसमें करना क्या है, मैंने वही आपसे कहा। ठीक है, अमन जी की अपनी एनालिसिस हो सकती है अर्थशास्त्र के नाते, लेकिन हमें तो ठीक है। भरत जी,
बात की जाती है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो विरोध होगा, प्रदर्शन किया जाता है। इससे पहले हमने देखा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सड़कों पर उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है तो राजस्थान में मिलता है। जब कदम उठाने की बात होती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। जब बात ये होती है कि महंगाई से लोगों को राहत दे तो केंद्र सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है सर? नेहा जी, पहले तो मैं महेश जी के 2-3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया था, मैं पहले उनके जवाब दे दूं और फिर पेट्रोल पे भी आ जाऊंगा जो इन्होंने ठिकरा फोड़ा है कि इनकी राज्यों में जो है प्राइस कम नहीं होते, ये भी जवाब दे दूंगा। पहला इन्होंने जो झूठ बोला, राशन की जो बात कही कि पूरे देश में कोरोना काल में हमारी सरकार ने मुफ्त में राशन दिया, तो शायद नेहा जी आपको भी बता दूं, अमन जी आप भी और पाठक जी आप भी सुन लीजिए, 2006 से हमारी जो सरकार थी, हमारी सरकार 2006 में 2 रुपए किलो राशन दे रही थी। उससे ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है और इन्होंने देश की जनता पे कोई मेहरबानी नहीं की है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हमको हमारे को कर्जा छोड़ के गए नेहा जी। अमन जी तो उससे बच गए कि कितना कर्जा था, मैं आपको फिगर देता हूँ कर्जे का। जब हमने सरकार छोड़ी थी उस समय 55 लाख करोड़ अमन जी कर्जा था, आज 1,35,000 करोड़ कर्जा हो चुका है। जबकि आप जो है दोनों हाथों से देश की जनता की जेबों पे डाका डाल रहे हैं और लूट रहे हैं, उसके बाद में भी ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। तीसरा बात आपसे कह दूं कि जो ऑयल बॉन्ड पे ये बार बार रोना रोते हैं ना नेहा जी, इनसे पूछिएगा कि ऑयल बॉन्ड से 4 गुना ज्यादा पैसा आपने कमा के अपनी तिजोरी में रख लिया, तो अभी तक ऑयल बॉन्ड का जो पैसा देना था वो आपने क्यों नहीं दिया। और तीसरी बात इन्होंने जो कहा था, ये कहा कि हाँ पूरे देश में हम लोग ने अमन चैन शांति ला दिया है। हाँ, इन्होंने अमन चैन शांति लाया है। कहीं मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं, कहीं मंदिर की बात करते हैं, कहीं मंदिर की खुदाई की बात करते हैं। ये जो प्लीज एलिमेंट जो प्रवक्ता आपके चैनल पे और पूरे देश के चैनल पे बैठ के बात करते हैं, इनके लिए सरकार ने एक पाबंदी लगा दी। अब वो देखिए वो पाबंदी कितना दिन तक ये मानते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पेट्रोल के ऊपर कि आप राजस्थान में और हमारे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में 3 रुपया हमने जैसे केंद्र सरकार ने कम किया, हमने भी यहाँ पे 3 रुपया कम कर दिया, वैसे राजस्थान में भी 3 रुपया कम कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब हमारा जीएसटी का पैसा, जो कि पहले जब जीएसटी वहाँ पे लागू हुआ, वहाँ पे बना और लोकसभा में जब ये पारित हुआ, उस समय वित्त मंत्री ने जो कहा था कि तुरंत जो है जीएसटी का पैसा हम रिफंड कर देंगे। अमन जी, आज भी 15,000 करोड़, 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 15,000 करोड़ हमारे राज्य महाराष्ट्र का बचा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप एक तरफ हमसे लूट खसोट, ठीक है, मैं इस चीज से जानेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले सर्वेश्वर जी, ठीक है, छूट भी दीजिए। ठीक है सर्वेश्वर जी, जिस तरह से लगातार बढ़ रही है महंगाई, उस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है और रेपो रेट में ताजा बढ़ोतरी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि महंगाई पर लगाम लगेगी? देखिए, एक जैसे कि अमन सर ने बताया था कि ये एक मेजर्स है कि आरबीआई के जरिए सरकार ये मेजर्स ले रही है, लेकिन तुरंत इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी गेहूं की फसल हुई, उसमें जो पैदावार होनी थी, मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण जितना आंकलन किया गया था उसमें कमी आ गई। तो जो मौसम की मार है, उन सभी चीजों को देखना होता है। अभी देखिए मानसून आने वाला है, अब मानसून अगर समय पे आ गया और एक अच्छा मानसून रहा तो सरकार की बल्ले बल्ले हो जाएगी, देश में पैदावार अच्छी होगी तो महंगाई कम होगी। लेकिन अगर तुरंत रेपो रेट घटने से जो ये हो जाए कि एकदम से महंगाई कम हो जाएगी, ये नहीं होगी। यह महंगाई को कम करने के लिए एक मेजर्स है और महंगाई बढ़ने के डिफरेंट कारक हैं। अब जैसे तेल का प्राइस, जैसे ठीक है, आज अगर 120 बैरल पर डॉलर क्या कारण है महंगाई बढ़ने का? सर आप ही बता दीजिए, आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, हम शुरुआती से अमन जी ने बताया कि अभी जो महंगाई बढ़ रही है उसका पूरा जो मेन कारण है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में या वो तेल की कीमत हो या खाद्य तेल की कीमत हो, ये दोनों आसमान छू रहे हैं प्राइस। हमारे यहाँ देखिए, तिलहन की फसल पे
अभी सरकार ने उसको प्रोत्साहन देना शुरू किया है पिछले साल से। हम अपने यहाँ तिलहन पूरा बाहर से मंगवाते हैं। अब जब बाहर के देशों ने उसमें बढ़ोतरी कर दी तो उसका जो असर है वो हमें झेलना पड़ेगा। रही बात, सरकार ने पेट्रोल डीजल पे वो एक्साइज ड्यूटी कम की। अब केंद्र सरकार ने 7 रुपए कम किए। बीजेपी और एनडीए के शासित प्रदेश जो है भारतवर्ष में 18 राज्यों में शासन है। बाकी के 10-11 राज्य जो भी हैं वो विपक्ष के हैं। लेकिन इन 18 राज्यों में क्या केंद्र सरकार ने जितना कम किया उसी के अनुपात में क्या बीजेपी ने या एनडीए ने वहां पे कम किया? नहीं। देखिए, केंद्र के मुकाबले राज्य सरकार भी अपने सहूलियत के हिसाब से छूट देती है। जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कि राजस्थान में 3 रुपया दिया तो महाराष्ट्र में 3 रुपया। ठीक है, क्यों नहीं राजस्थान में 7 रुपया दिया गया? ठीक है सर्वेश्वर यूपी जी, में चुनाव था, चुनाव के समय योगी जी ने 6-7 रुपए की छूट दी थी। तो ये जो मेजर्स है ये केंद्र और राज्य सरकारों को लेना पड़ेगा एक साथ मिलके। ठीक है। अमन जी, रेपो रेट क्या बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उद्योग जगत पर नहीं होगा क्या? क्योंकि अगर देखा जाए उनके लिए लोन और ब्याज दरें पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, कितना असर इस सेक्टर पर पड़ेगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ब्याज दर बढ़ने का असर पड़ता है वो इंडस्ट्री पे, एक उद्योग पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसका लोन जो रिक्वायरमेंट होता है कुछ वर्किंग कैपिटल होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है, और दोनों में ही रेट इसमें वृद्धि एकदम से होगी। और यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है कि जो लोन दिया जाता है जब वृद्धि होती है तो बढ़ा देते हैं, पर जब कम किया जाता है तो इमीडिएटली कम नहीं किया जाता बैंकों के द्वारा। तो उसका जो रेट है बढ़ेगा, और इसलिए महंगाई एक तरीके से इनडायरेक्टली और बढ़ती भी है, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, बनाने का कोई चाहे वो कारखाना बनाए, चाहे वो सामान खरीद के और कोई चीज बनाए, जब उसको कॉस्ट उसका प्रोडक्शन महंगा पड़ेगा तो आगे वो सस्ते में दाम में वो सामान नहीं बेच सकता है, उसको भी वो महंगे में ही बेचना पड़ेगा। तो इसलिए इनडायरेक्टली इसका भी महंगाई की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो आज स्थिति है जहाँ रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, इससे इन्फ्लेशन पे महंगाई हो रही है उस पे नियंत्रण नहीं आ सकता है। इसके लिए और मेजर लेने जरूरी हैं, ये भी जरूरी है पर और लेने भी जरूरी है। इसीलिए जैसे हमने देखा पिछले 2 महीने में और क्या कदम उठाने चाहिए, लेकिन इससे पहले महेश जी, मैं भरत जी आपका रुख करूंगी, लेकिन महेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। महेश जी, रेपो रेट बढ़ने से क्या नहीं लगता कि उद्योग जगत पर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोन है वो महंगा हो जाएगा। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि उद्योग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए, एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित यही सेक्टर हुआ था, अब उस पर भी कहीं ना कहीं एक बोझ पड़ेगा इससे। ये नेहा जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस देश की जो है ना जनता इस चीज को समझ रही है, और कहीं न कहीं समझ के जो आज आप राजनीतिक कहीं रिजल्ट देखते हैं जो हमारे पक्ष में है, वो कमोवेश उसका कारण ये है कि जनता को भी मालूम है कि थोड़ी बहुत महंगाई हमें झेलनी पड़ेगी, महंगाई की मार पड़ेगी कहीं न कहीं। हर एक आदमी को इस चीज की समझ है, लेकिन हमारे अगर विपक्षी मित्र इसको समझना नहीं चाह रहे हैं और उसी को जो है तोते की तरह रटना चाह रहे हैं, और उनकी सोच जो है हमेशा यही रही है। इन लोगों ने तो दोनों हाथ से देश को लूटा है ना, तभी तो इनके पूर्व वित्त मंत्री इनके वो तो कह रहे हैं आपने लूटा है, पहले तो हमने इतना लोन भी नहीं लिया था, हमने क्या लूटा है और हमने क्या नहीं, अगर हमने लूटा होता नेहा जी, अगर हम लूटे, अगर हम आज लूटे होते तो नोटा से नीचे नहीं वोट मिलता ना हमें। आज की डेट में जो जिन लोगों को मिल रहा है उनसे पूछना चाहिए सवाल। अब रही बात जो अमन जी बात कर रहे हैं, जनता गफलत में है, जनता को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कह रहे थे अभी भरत जी। नहीं, वो बहस का मुद्दा ये है आज की डेट में कि जो आप मौद्रिक नीति के ऊपर जो आप अपने दर्शकों को समझाना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि 4.9 के रेपो रेट से क्या इस देश में महंगाई आसमान छुएगी? तो नहीं छुएगी। नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये है महेश जी, 28 महीने मैंने आपको कहा कि हमारी जो मौद्रिक नीति है। नहीं, सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, उद्योग जगत पर क्या इसका असर नहीं होगा? आप लोगों की तरफ से तमाम कदम उठाने की बात की जो बात कह रही हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि 4.9% का जो है, आपको मैंने एक बात सिर्फ इतना ही नहीं बताया, हमने ये भी कहा कि बैंकों के पास जो पैसे हैं वो भी कहीं न कहीं
यूज इस्तेमाल होंगे। जरूरी नहीं है कि वो आरबीआई के ही पैसे से अपनी सारी चीजों को करे, एक बात। दूसरी बात कि आपको मैं एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो जिस तरह से हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जॉब चली गई है या डीजल पेट्रोल की कीमत जो है कम नहीं हुई, डीजल पेट्रोल की कीमत जो है 10 से 15 रुपए कम हुई है। कुछ स्टेट ने जो है, हमारे स्टेटों में 4 से 5 रुपए कम हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए कम किए, तो उसका कहीं न कहीं मार्केट में धीरे धीरे असर होता है। वो तो बढ़ाया था ना आपने। नहीं, हम बढ़ाए हुए चीज को जब कम करेंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में दिखेगा ना जी, एकदम से तो नहीं दिखेगा ना। जो रेपो रेट जो बढ़ाया गया उसकी बात करिए ना अब आप सीधा। हाँ, हम रेपो रेट पे ही आ गए। अगर रेपो रेट को आप सही तरह से थोड़ा सा उसका माइक्रो एनालिसिस करिएगा तो इसका इम्पैक्ट जो मैंने आपसे कहा कि वो 0.1%, 0.2% के आसपास होगा। और इतना जो है आपको इस देश में इसलिए देना पड़ेगा कि लॉकडाउन में और जो कोरोना काल में जो वित्तीय संस्थाओं पे बोझ डाली सरकार ने, उनके मॉनिटरियम पीरियड बनाया, उनके ईएमआई को एक्सटेंड किया, उसके ऊपर बैंकों को जो है सर वही मेरा सवाल है, आप नहीं समझ पाए। सवाल मेरा वही है, कोरोना काल में सर जो सेक्टर बिल्कुल खराब हो गया था, तबाह हो गया था, उसके ऊपर भी लोन का बोझ एक बार फिर से बढ़ जाएगा, ईएमआईज बढ़ जाएगी, लोन लेना महंगा हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जैसे अमन जी ने अभी आपको बताया ना कि 2020 से पहले जो 4.9 जो था, ये 2020 के से पहले का जो रेपो रेट था उससे भी कम है। अरे भाई, उससे भी कम है। जो 2000 जो पहले लोन लिया गया है, जिस रेपो रेट पे लिया गया, उससे भी ये कम रेट है अभी। आप एक अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। तो आज के डेट में उसको हम कैसे वित्तीय बोझ मान लें, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस कह रही है? एक ऐसे लुटेरों की पार्टी ये जो दोनों हाथ से लूटते रहे इस देश के, जिसके वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, जिसके सर्वस्व, जिनको ये सब कुछ अपना मानते हैं, भगवान ही मानते हैं, वो भी बेल पे हैं सारे इसी फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में। तो ऐसे लोगों की वाणी विचार सुन के आप इस देश में ये समझेंगे कि भाई अब वित्तीय बोझ बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी और अफरा तफरी मचेगा। इनका तो नेता ये कहता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई है। श्रीलंका में तो 250 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, यहाँ बिक रहा है क्या? ये बताए ना। तो ये लोग जो लोग हैं, ये अपने आप में इस लायक नहीं है कि ये अच्छे से अर्थव्यवस्था के बारे में न कुछ बता सकते हैं, न समझा सकते हैं, ना ये देश के साथ खड़े हो सकते हैं। ये तो देश को बर्बाद, ये लूटने के चक्कर में जो है ये परिवार जो है अभी तक पड़ा रहा। अब इनका कैसे वो जो प्रवक्ता है, जो शेर की लोग क्या बोल रहा है कि ये जो है पॉकेटमारी कर रहे हैं, पॉकेट में झपट रहे हैं। अरे हम क्या पॉकेटमारी कर रहे हैं? इस तरह के शब्द यूज करने से पहले सोचो तो सही कि आप बोल क्या रहे हो। बताइए, ये दोहरा मापदंड कांग्रेस के लिए क्यों दोहरा मापदंड है मेरे भाई? आपको समझ में, आपका अर्थशास्त्री 14 लाख करोड़ रुपया का इससे ज्यादा बजट नहीं दे पाया। हम 40 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं। पिछले जो है 90 लाख करोड़ रुपया का सामाजिक सुरक्षा के ऊपर हम खर्चा कर चुका है ये देश 8 साल में। कोई मजाक है क्या? देश को कहाँ लाके रख? कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? 135 करोड़ का देश कोई और देश होता है तो इतनी देर में चरमरा के और युद्ध हो रहा होता है यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग जैसे लोग गंगा के जरिए चुनौती, धर्म के जरिए चुनौती, देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में एक सेकंड रुकिए। महेश जी प्लीज भरत जी ठीक है, लूट लिया देश को, ठीक है, देश को लूट लिया है। ठीक है सर, ठीक है। अमन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, इस महंगाई से निजात कैसे मिल पाएगी जनता को? क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसका जिक्र आप पहले करने वाले थे, मैंने आपको रोक दिया, जल्दी से पॉइंटर्स में गिना दीजिए। सरकार के हाथ में है कि महंगाई को कंट्रोल करे। जैसे मैंने बताया, चाहे वो जीएसटी लागू करके करे या ऑयल पुल अकाउंट जो हमने 1989 में सजेस्ट किया था, एनडी तिवारी साहब ने किया था, उसमें करीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ के करीब पैसा है, उसको यूज करके करे। उसके तेल के बॉन्ड दोबारा लाए, पर जैसे कांग्रेस ने लाए थे वैसे नहीं। तेल एक्सकवेशन प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बेनिफिट दिए जा सकते हैं लोगों को, उसके द्वारा वो बॉन्ड यूज करके लाए। उसके अंदर पैसा लोगों से आएगा भी, उससे यूज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास कि इस पर नियंत्रण किया जाए। ये समझना जरूरी है, जो 2 रोटी अगर 5 रुपए से 10 रुपए की रोटी हो जाएगी मार्केट में, वो आप कितना भी बाद में तेल दाम कर लेंगे कम, वो 10 रुपए से 8 रुपए की नहीं होगी। और उसकी जो मार एक आम आदमी पे पड़ेगी, मैं और आप शायद अपने व्हीकल को चला पाएं, पेट्रोल के दाम भी समझ पाएं, खाना भी खरीद पाएं, पर जो गरीब आदमी, बीपीएल फैमिलीज जो हैं, जो जमीन स्तर पे रहते हैं, उनके लिए जो महंगाई की मार पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है और उनको बहुत त्राही कर रही है।
तो माफ उसको कीजिएगा देखते हुए भरत जी, मैं सरकार वक्त को नहीं ठोस दे कदम पाऊंगी। उठाने जरूरी सर है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर रेपो रेट में इजाफा किया गया और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तमाम जो खाद्य पदार्थों की वस्तुएं पहले से ही आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के रेट पे भी इजाफा किया गया, हालांकि अभी कुछ हद तक उसमें कमी की गई सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर गरीब लोगों को कैसे राहत मिलेगी, गरीब तबके को कैसे राहत मिलेगी, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।